तो चलिए आते हैं अब अगली कहानी के ऊपर, जो है कि अपनी नजरिए को बदलो, अपने देखने के तरीके को बदलो। कुछ पुरानी बात है, एक समय किसी देश में एक बहुत ही फेमस साधु महात्मा रहा करते थे। फेमस इन द सेंस कि उनकी इतनी ख्याति थी कि दूर दूर से लोग उनको सुनने के लिए आते थे। वो इसलिए जाने जाते कि उनके पास जो भी चला जाए और जो भी अपनी परेशानी रखे, उस परेशानी का वो कोई ना कोई हल दे देते थे, कोई ना कोई जवाब दे देते थे, और जो कि उस इंसान के लाइफ में काफी बदलाव लाता था। तो इसी बीच में क्या हुआ कि वहां का एक बहुत ही फेमस नेता था। उसके मन में बात आई कि चलो जरा चल करके देखते हैं। क्योंकि वो भी नेता था, तो उन लोगों को भी इस बात की आदत होती है फेमस होने की या लोगों के बीच में प्रसिद्धि पाने की। उनको लगी कौन है भाई ये इंसान जो इतना फेमस है, चलो चल के मिलता हूं उनसे। वो वहां गया। जब वहां पर गया तो वो सेशन, जो साधु महात्मा थे उनका सेशन ऑलरेडी चल रहा था, बहुत सारे लोग आसपास में बैठे हुए थे, और गुरु महाराज यानी कि साधु महात्मा वहां बैठ करके किसी से कुछ बातें कर रहे थे, किसी को कुछ बता रहे थे, उनके सवाल का जवाब दे रहे थे। अब ये नेता थे तो अकेले वहां जाएंगे नहीं, इनके पीछे कुछ इनके फॉलोअर्स थे और प्लस साथ साथ में 3-4 बॉडीगार्ड थे। ये सारे बॉडीगार्ड भी वहां पर गए। जब वहां पर गए तो इन्होंने देखा कि कोई वैसा रिएक्शन नहीं हुआ, सेशन चल रहा था, बाकी लोग बैठे रहे और ये जो साधु महात्मा अपनी बातें बोलते रहे। इनको ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि इनको अभी तक आदत थी कि जैसे ये कहीं पहुंचते थे लोग उनके रेस्पेक्ट में खड़े हो जाते थे। सब कोई खड़े हो गए, उनको नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ये इनको बात बहुत खराब लगी। ये बिल्कुल अंदर से अपसेट से हो गए। लेकिन साधु महात्मा का अटेंशन लेने के लिए उन्होंने कहा कि सुनिए साधु महाराज, मुझे आपसे बात करनी है। थोड़ी तल्खी भरे अंदाज में उन्होंने थोड़े से ऐसे कहा, ये लीडर ने, इस नेता ने। एक बार साधु महात्मा उसकी तरफ ऐसे देखे और देखने के बाद से फिर बोल रहे हैं, जी जरूर, मैं आपसे बात करूंगा। पहले मैं जिनसे बातें कर रहा हूँ उनकी बातें सुन लूं, उनके सवाल का जवाब दे दूं, फिर मैं आपसे भी बात करूंगा। तब तक आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। अब इतना सुनना था कि इस नेता को गुस्सा आ गया। बोला कि इस साधु की इतनी हिम्मत, ये मुझे वेट करने को बोल रहा है। नेता थे भाई साहब, उनको आदत नहीं थी कभी इस तरीके से वेट करने की। उनको एक अदना सा एक तुच्छ साधु उनको बैठने को और वेट करने को बोल रहा है। अब अभी तक जो ये अपना आपा संभाल के बात कर रहे थे, आपा खो दी और चिल्लाने लगे, तुम मुझे रोकोगे? तुम मुझे बैठने को बोल रहे हो? तुम मुझे वेट करा रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? और बिल्कुल चिल्ला करके, बिल्कुल तू थोड़ा तरीके से, गलत तरीके से बातचीत करना शुरू कर। लेकिन साधु महात्मा तो साधु महात्मा, उनके चेहरे पे हल्की सी एक स्माइल बनी रही। हल्के से एक स्माइल के साथ इनका जवाब आया, आप कौन हैं ना ही मैं जानना चाहता हूं और ना ही ये जानने की जरूरत है। आप मेरे पास आए हैं, आपका स्वागत है। अगर आपको मुझसे कुछ जानना है, कुछ समझना चाहते हैं आप, तो बैठिए। जब इनकी बारी खत्म हो जाएगी, जब इनके सवालों का जवाब मिल जाएगा, फिर मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, फिर मैं आपसे बातें करूंगा। अब ये सुनना था कि ये भड़क गया बिल्कुल। बोल रहा है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। अब बोले कि फिर से वही बात कि मैं जानना चाहता भी नहीं हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो कहा नहीं, अगर तुम नहीं भी जानना चाहते हो फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम निहायत ही घटिया किस्म के इंसान हो, तुम बहुत ही बुरे हो, तुम बिल्कुल एक लालची इंसान हो, और जितने भी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारे मन में सिर्फ ये चल रहा है कि तुम किसी भी तरीके से इनकी जेब से सारे पैसे निकाल लो और अपने पास रख लो। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो यहाँ पर। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी साधु महात्मा का भाई सौम शांत बुद्ध चित्त तो बोले कि ये आपके विचार हैं, आपने इतनी सारी मुझे बातें कही, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपकी सोच बोल रही है, ये जो आपकी प्रकृति है, जो आपका नेचर है, ये वो बोल रहा है। तो मुझे आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे आपसे कहीं से कोई शिकायत नहीं। ऐसे कह के वो बस हाथ जोड़ दिए और चुप हो गए और अपने दूसरे कामों में लग गए। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम था यहाँ पर भाई साहब का ईगो हर्ट हुआ था। इन्होंने अपने एक शूडो ईगो जो होता है ना, ये बना रखा था कि मैं जब जाऊं तो मेरे सम्मान में लोग खड़े हों, मेरे पास जाकर के लोग दुआ सलाम करें, सजदा करें। ये तो उस सेंस वाले थे। लेकिन जब यहाँ पर जब तीसरी बार जब इस गुरुजी ने जब ये बात कही, गुरुजी ने जब ये कहा कि मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और ऐसे जब हाथ जोड़ा, तो इनको बस उसी बात से थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला।
कि चलो ठीक है, कम से कम ये इस तरह से पैसिफाई तो हुआ है, ये इस तरीके से मेरे सामने डाउन तो हुआ है। और इसको अपनी जीत मानते हुए वहां से खुश होते हुए वो अपने नेताजी अपने घर चले गए। अपने घर गए और इनकी एक आदत थी कि जो भी बातें कुछ वैसी होती थी वो अपने फादर के साथ शेयर करते थे। उनके फादर अपने आप में एक बहुत बड़े सोशल वर्कर रह चुके थे और लोगों की सेवा करना, लोगों की पूरे हर सच्चे दिल से हेल्प करना, यही उनका काम था। अब चूंकि वो रिटायर्ड हो चुके थे, उम्र काफी हो चुकी थी, तो वो अपनी जिंदगी पूजा पाठ और भक्ति और मेडिटेशन इन सब चीजों में लगाते थे। जब ये गए वहां पर तो उनके फादर जो थे वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। जब उनका ध्यान खत्म हुआ तो फिर ये बोले कि पिताजी जानते हैं आज क्या बात हुई, और ये सारी घटना उन्होंने कैसे सुनाई उन्हें। तो देखिए, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बट आखिर में मैंने उससे भी झुका ही दिया। आखिर में वो मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और ये अपनी शेखी बगार रहे हैं अपने पिता के सामने। उनके पिता मुस्कुराए और बोले कि देखो, उन्होंने जो तुम्हें कहा वो नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि उन्होंने वो कहा जो वो हैं, यानी कि सौम्य, शांत। उनका नजरिया ही ऐसा है कि उन्होंने तुम्हारे जैसे घमंडी इंसान को भी वहां पर बिल्कुल उस तरीके से रखा और तुमको वैसे कहा, जिसके कारण से तुमको अभी खुशी और जीत का एहसास हो रहा है। और तुमने भी जो कहा उनके बारे में, वो नहीं कहा जो वो हैं, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम हो। तुम्हारे अंदर ये सब अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर ये घमंड भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर ये जो झूठा वाला जो अहम भरा हुआ है, वो वहां बोल रहा था, और जो कि जिस बात को वो समझ गए। यानी कि तुमने अपना परिचय जाकर के दिया है वहां पर, और उन्होंने उस सज्जनता के साथ बात करते हुए अपना परिचय दिया है। यहाँ तुम्हारी जीत नहीं हुई है, ये उन्होंने तुमको आईना दिखाया है, उन्होंने तुमको बताया है कि भाई इनडायरेक्टली जो बोलते हैं ना, बिना तिरस्कार किए हुए तिरस्कृत करना, वो किया है, अगर तुम समझ पाओ तो। जी हाँ दोस्तों, मैसेज यहाँ पर यही है कि देखने का नजरिया आपको अपना बदलना होगा। अगर आप किसी के पास जाकर के उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराइयां देखेंगे, उसके अंदर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गलतियां नजर आएंगी, तो आपको पूरा दुनिया कालिक से भरा हुआ नजर आएगा। फिर आपको कुछ भी परफेक्ट नहीं नजर आएगा, हर जगह कुछ ना कुछ कमी ही नजर आएगी। एक बार नजरिया बदल के तो देखिए, कुछ वैसा देखिए जिसमें कि कुछ ना कुछ अच्छाई हो। बुरे से बुरी चीजों में भी, बुरे से बुरी बातों में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। उस अच्छाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है। देखिए, मैं जितनी बातें कह रहा हूँ, हालांकि इसमें मैं बिजनेस से इसको कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसको अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से, हर एक चीज से आप इसको जोड़ सकते हैं। हर कोई नए नए लोगों से मिलता है, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपको भी मिलते होंगे। आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, आप लोगों के साथ इसमें मिंगल कैसे करते हैं, सिचुएशन को कैसे ओवरऑल आप मैनेज करते हैं, ये निर्भर करता है कि आप अंदर से कैसे हैं। अगर आप अंदर से शांत होंगे, अगर आप अंदर से बुद्धिचित्त होंगे, आप इन सारी परेशानियों का समाधान बहुत ही आसानी से कर लेंगे। चलिए दोस्तों, कहानियों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं अपनी आज की चौथी कहानी की तरफ। और ये कहानी है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर नियंत्रण। कहानी है कि एक घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। वैसे तो बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बुरी आदत उसकी थी कि उसे गुस्सा बहुत आता था। हर छोटी मोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, और गुस्सा होकर के चीजों को फेंकना, पटकना, तोड़ना, ये आम बात सी हो गई थी। माँ बाप उसके हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा ये गलत बात है, ऐसा मत करो, इस तरीके का मत करो। लेकिन अब बच्ची है, उसकी आदत में शुमार था गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना। अब ऑब्वियसली ये गलत बात है, तो मम्मी पापा परेशान हो गए इन बातों को लेकर के। चूंकि वो सुनती नहीं थी उनकी, तो उन्होंने सोचा कि किसके पास जाएं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो उस बच्ची की जो ट्यूशन टीचर थी, ये उनसे बहुत प्यार करती थी और उनकी बातें सुनती थी। तो उस ट्यूशन टीचर के पास गए, और जाने के बाद से उन्होंने परेशानी बताई कि क्या परेशानी है। टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। फिर जब अगले दिन बच्ची आई ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आज हम ऐसा करते हैं कि आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज हम लोग एक गेम खेलते हैं। अब बच्चों को क्या चाहिए, गेम का नाम सुनते ये हुर्रे, चलो आज तो हम गेम खेलेंगे, आज पढ़ाई नहीं। उन्होंने कहा हाँ, आज हम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, आज हम गेम खेलते हैं। गेम क्या है
कि तुम्हें एक काम करना है कि उस सामने जो दीवार नजर आ रही है ना, उस दीवार के पास चले जाओ। उस दीवार के पास वो बच्ची चली गई, बोले कि हाँ जी मैडम, और बताइए आगे क्या करना है। कि मैंने सुना है कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। बोले कि हाँ गुस्सा तो आता है। तो एक काम करना है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, किसी भी बात पर गुस्सा आए, तो देखो वहां पर कील रखा हुआ है और हथौड़ी रखी हुई है, आना है और इस दीवार पर एक कील को हैमर करना है, एक कील ठोक देना है। बच्ची बोली चलिए ठीक है, बट इससे होगा क्या। बोले कि जब ये बहुत ज्यादा जब हो जाएगा ना, और जब मुझे लगेगा कि हाँ तुम विनर हो चुकी हो, तो मैं तुमको कुछ गिफ्ट दूंगी। अब बच्चे को क्या चाहिए, उसको लगा कि हाँ जी मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगा, उसने वैसा ही किया। बच्चों की एक खास बात ये होती है कि आप जैसा समझाएंगे बच्चे वैसा समझ जाते हैं और ईमानदार होते हैं। बस जो आपने कह दिया और वो समझ गए तो वो करेंगे जरूर। तो बच्चों को उसको लग गया कि हाँ जी कील ही तो ठोकना है, गुस्सा तो मुझे ऐसे ही बहुत आता है, जब जब गुस्सा आएगा मैं जाऊंगी एक कील ठोक दूंगी। जैसा कि मैंने बताया कि उस बच्चे को गुस्सा बहुत आता था। पहले ही दिन करीब 7, 8, 9, 10 जा करके हर बार उस पर वो, जब भी गुस्सा आता किसी बात को लेकर के, वो जाकर के एक कील ठोक देती और देखते ही देखते 8-10 कील टूट गए वहां पर। फिर दूसरे दिन भी ये सिलसिला जारी रहा, फिर तीसरे दिन, फिर बाद में उसको मतलब तकलीफ होने लगी कि हर बार जाना, जाकर के कील उठाना, उसको ठोकना, ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं अपने इस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लूं तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं काम करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं इस गुस्से को कंट्रोल करूं। और उसने कोशिश करना शुरू किया। उसका फायदा ये हुआ कि धीरे 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 उस पे नंबर, जो कील की जो संख्या थी वो घटने लगी। अगले दिन से फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4, और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसे एक बार भी गुस्सा नहीं आया और उस दीवार पर उसने एक कील भी नहीं ठोका। अगले दिन जाकर के फिर उसने अपने टीचर को बताया कि मैडम आज के दिन तो मैंने एक भी कील नहीं ठोका क्योंकि आज मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया, तो आई थिंक आई एम द विनर, अब आप मुझे इनाम दीजिए। तो टीचर ने उसको शाबाशी दी, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन गेम अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी इसमें एक और पार्ट। जैसे आज तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उसी तरीके से आगे से जब तुमको एक वैसा दिन जिस दिन एक बार भी गुस्सा नहीं आया, उस दिन यहाँ पर आकर के यहाँ से एक कील को निकाल लेना है। तो जितने दिन लगेंगे, मतलब जितना वैसा दिन तुम गुजारोगे, जिस दिन तुमको बिल्कुल गुस्सा ना आया हो, उस दिन आना और एक कील निकालना। चूंकि अब दीवार पे बहुत सारे कील ठुक चुके थे, वहां पर करीब 40-50 कील ठुक चुके थे पहले से उस गुस्से के कारण से। अब एक एक करके दिन आता गया, जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आया था वो आती और वहां से एक एक कील उसको निकालना शुरू कर देती। और ऐसे करते 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 एक दिन आया जब वो दीवार पूरा क्लीन, मतलब कि उस पर एक भी कील नहीं बचे थे। टीचर के पास गई कि देखिए टीचर जी, मैंने सारे कील निकाल दिए और जैसा आपने बताया था जिस दिन मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया उसी दिन मैंने जाकर के कील निकाले हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि हाँ बिल्कुल मुझे इसमें, मैंने दीवार को क्लीन कर दिया है। अब जब ये बात हुई तो फिर टीचर ने कहा कि शाबाश, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा किया तुमने, और ये कहते हुए उसको एक उसकी फेवरेट जो टॉफी थी वो गिफ्ट कर दी। उन्होंने कहा चलो तुमने प्राइज तो जीत लिया, इनाम तो जीत लिया, अब एक बात मुझे बताओ, इस दीवार पर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? उसने कहा कि नहीं, दीवार तो बिल्कुल खाली है। उन्होंने कहा नहीं, ध्यान से देखो, तुमने जो कील ठोके थे तुमने उसको निकाल तो दिए, लेकिन उसके जो निशान रह गए उस दीवार के अंदर, क्या तुम उसको हटा पाई हो? ऐसा ही होता है तुम्हारे साथ। जब तुम गुस्सा करती हो और गुस्सा करके जब अपने माँ पापा के सामने, अपने माँ बाप के सामने, या किसी दोस्तों रिश्तेदार या किसी के सामने जब जाकर के तुम उनकी दिल दिखाती हो, तो भले ही उस बात को वो भुला दें, भले ही उसके बाद तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन उस गुस्से के कारण उनके दिल के ऊपर जो दर्द तुम देती हो, जो तकलीफ देती हो, उसका घाव, उसका निशान वहां पर हमेशा रह जाता है। और ये जो तकलीफ है वो कभी, वो जो निशान है कभी खत्म नहीं होता है। तो तुम इसी से समझ लो कि तुम्हारे हर बार गुस्सा करने से सामने वाले को कितनी तकलीफ होती होगी। अब इस बच्ची को उस बात का एहसास हुआ और उसने कहा कि हाँ जी टीचर, ये आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, और इसको ग्लानि हुई, इस बात को समझ गई और रोते हुए अपने माँ बाप के पास गई, अपने मम्मी के पास गई, उसके गले से लिपट गई कि मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मैंने बहुत तकलीफ दिया है आप लोगों को। और इस तरीके से जो मेन प्रॉब्लम था जिसके लिए पेरेंट्स टीचर के पास गए थे, उस टीचर ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का जो मेन सेशन, जो मेन मुद्दा है, जो मेन इसके अंदर की जो बात है वो ये है कि हम जब गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर,
हम जब चिल्लाते हैं किसी के ऊपर तो कुछ न कुछ घाव छोड़ जाते हैं, भले ही हम बाद में उसको कवर अप करने की कोशिश करें या फिर बाद में समय के साथ चीजें नॉर्मल हो जाएं, लेकिन जो एक दाग रह जाती है, जो एक घाव का जो निशान रह जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो घाव हम किसी के ऊपर ना डालें। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। समय काफी हो गया है, तो आज के सेशन को खत्म करूंगा एक और आखिरी स्टोरी के साथ। वो कहानी है कि जब भी आप कभी दुखी हो, जब आपका दिल बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, तो फिर इस बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक लड़की थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, अपने फादर के साथ रहती थी और अच्छे से उसने तैयारी की एक एग्जाम की। लेट्स से फॉर एग्जांपल आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसने काफी दिल से उसकी तैयारी की और किसी कारण से उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब चूंकि बहुत ही दिल से लगी हुई थी उसके अंदर, तो जब सिलेक्शन नहीं हो पाया तो रिजेक्शन का जो गम होता है वो बहुत ज्यादा था। बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया उसने, बातचीत नहीं करती, एकदम उदास सी बैठी रहती। और इसे देखते देखते करीब 10-15 दिन निकल गए। अब पिता उसकी इस हालत को नहीं देख पा रहे थे। कैसे देख पाते भला? ठीक है, असफलता मिली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हम जिंदगी जीना छोड़ देंगे। लेकिन बच्ची उस बात को समझ नहीं पा रही थी, वो लड़की समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसके पिता ने एक काम किया। बोले कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बोले क्या है? तो चलो आओ तो सही। उसको उठा करके किचन में लेके गए। किचन में उन्होंने पहले से ही जो 3 बर्नर्स होते हैं ना, 3 बर्नर जो होते हैं स्टोव के ऊपर, तीनों बर्नर पे 3 अलग अलग बर्तन रख दिए थे और सब में पानी डाल दिया था। सब में पानी डाल करके एक में उन्होंने आलू डाला, एक में अंडा डाला और एक में कॉफी बीन्स डाला, कॉफी। उसके बाद उन्होंने कहा चलो इसको देखो क्या होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, करीब 20 मिनट निकल गए। बच्ची इरिटेट हो गई कि पापा कर क्या रहे हो आप? बोले कि आप देखो तो, देखो होता क्या है। बोले कुछ नहीं, आप इन सब चीजों को उबाल रहे हैं आप। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ तक तो तुमने देख लिया। अब हम इस गैस को बंद करते हैं और एक एक करके निकालो इसको। तो अब बताओ कि क्या हुआ है? बोले कि होना क्या था, आपने तीनों को उबाल दिया है, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है? लेकिन नहीं, छू करके देखो इसको फील करके देखो। उसने सबसे पहले आलू को छुआ, क्योंकि आलू पूरा बॉयल हो चुका था। छूने के साथ जैसे उसने ऐसे करके दबाया उसको, वो आलू टूट गया, मुलायम हो चुका था, भुरभुरा हो चुका था और इस तरीके से आलू का वो बिल्कुल मैश हो गया वो। तो कहने का मतलब ये कि आलू पहले क्या था, बॉयल होने से पहले सख्त था, काफी कड़ा था, उसको छू के कोई तोड़ नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर बॉयल हो गया तो उसको आराम से मैश किया जा सकता था, तोड़ा जा सकता था। फिर दूसरा उसने टच किया उस अंडे को। वो अंडा जो अंदर से पूरा लिक्विड होता है, आप सबको जानते हैं कि अंडे के ऊपर एक शेल होता है और अंदर से पूरा लिक्विड होता है। अगर वो शेल टूट जाए तो पूरा का पूरा लिक्विड उसका बह जाए। लेकिन बॉयल करने के बाद से जब उस अंडे के शेल को ऐसे तोड़ा गया, अंदर से वो सख्त हो चुका था, वो सॉलिडिफाई हो चुका था। वो अंडा अंदर से पूरा सॉलिड गोला बन चुका था और छिलका हटाने के बाद भी ज्यों का त्यों वो ऐसा ही शेप बना करके खड़ा रहा। तीसरी बारी आई उस कॉफी बीन्स की। कॉफी बीन्स के कारण से क्या हुआ था, उस पूरे पानी के रंग बदल गया था, उसमें खुशबू आ गई थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जरा इसको स्मेल करो। ऑब्वियसली कॉफी का एक अरोमा होता है जो एंटी डिप्रेसेंट होता है, उसकी एक खासियत होती है। जब उसने स्मेल को लिया तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई, बोला कि हाँ इसमें अच्छी खुशबू आ रही। अब बताओ तुम्हें कोई बात समझ में आई? बोले कि नहीं पापा, बात समझ में नहीं आई। अब ये पिता ने एक एक करके उन सारी बातों को समझाया। सबसे पहला आलू। ये तीनों को अगर हम अपने लाइफ के सिचुएशन से ले लें तो 3 तरीके के लोग या 3 तरीके के सिचुएशंस निकल करके आते हैं। ये बॉइलिंग ऑफ वाटर जो था वो क्या था? आपकी जिंदगी में परेशानियों का आना, आपको एक परेशानी के अंदर डालना, आपको एक प्रेशर के अंदर डालना। हमारी लाइफ में जब भी ऐसा कोई परेशानी आता है, जब भी ऐसा कोई प्रेशर आता है, तो हम उसको कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, उसका हम पर क्या असर होता है, ये इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। पहला आलू की तरह, पहले तो आप बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर परेशानियां आती हैं, प्रेशर आता है, तो आप बिल्कुल टूट जाते हैं, आप बिखर जाते हैं, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं अंदर से। एक सिचुएशन होता है। दूसरे कुछ उस तरीके के लोग होते हैं जो कि जब उनके अंदर परेशानियां, उनके ऊपर परेशानियां आती हैं, जब वो ऐसे किसी चैलेंजिंग फेज से गुजरते हैं, तो पहले तो वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ सिचुएशन उनके सामने आता है, उसके बाद से वो उनके अंदर एक अतीत अमूलचूल परिवर्तन आता है और वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। यानी कि उन
परेशानियों के जो बोलते हैं ना झंझावात के थपेड़ों से गुजरते हुए वो अपने आप को इतना दृढ़ बना लेते हैं कि वो उसका आसानी से सामना कर लेते हैं और उस कठोरता को भी आराम से झेल जाते हैं और उससे बेहतर कहीं और मजबूत होकर के निखर करके सामने आते हैं। और तीसरा तो कुछ बिल्कुल अलग तरीके का, तीसरा जो कॉफी बीन्स की तरह होते हैं, वो उन परेशानियों के कारण से जो भी परेशानियां उनके ऊपर आ रही हैं, देखिए परेशानियां तीनों केस में सेम ही थी, बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर। लेकिन तीसरा जो बॉइलिंग वाटर था उसने क्या किया कि उसने सामने वाले उस परिस्थिति को ही, अपने एनवायरनमेंट को ही बदल करके रख दिया। जो परेशानियां आई उस खुद के ऊपर तो बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन सामने सबके अंदर खुशबू भर दिया। अपने आसपास के जो पानी थे उस पानी का रंग बदल दिया, उसके अंदर खुशबू भर दी। जी हाँ दोस्तों, कुछ वैसे लोग भी आते हैं जब उनके लाइफ परेशानियां आती हैं तो वो अपने साथ साथ अपने आसपास को भी पूरा बेहतर कर देते हैं। दशरथ मान जी पहाड़ काट करके पूरे गांव वालों के लिए रास्ता बना दिया। अचानक से एग्जाम्पल दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया आपको। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि उस चीज की शुरुआत सिर्फ इसीलिए कर देते हैं ताकि उनको परेशानी नहीं थी। एक और एग्जाम्पल है, लिलीपुट नाम से एक ब्रांड आया था कपड़े का, छोटे बच्चों का ब्रांड। उस ब्रांड की शुरुआत की कहानी कुछ उस तरीके की थी कि एक लेडी थी, उनको अपने छोटे बच्चे के लिए बढ़िया कोई कपड़ा नहीं मिला, तो उनको लगा कि यार छोटे बच्चों का तो मार्केट ही नहीं है, तो छोटे बच्चों के कपड़े के लिए स्पेशली लिलीपुट नाम से उन्होंने कैसा ब्रांड की शुरुआत की जिसमें सिर्फ छोटे बच्चों के कपड़े मिलते थे। उनके सामने परेशानी आई, उन्होंने उस परेशानी को अपना एक सबक की तरह लिया और पूरी दुनिया के लिए एक नया माहौल सेट करके रख दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ 5 कहानियां जो मैं आपके पास लेकर के आया था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें बताएंगे, अगर तो इसमें कुछ और भी कहानियां हैं फिर मैं उसको भी अगले सेशन में लेकर के आऊंगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच पेशेंटली इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। आशा करता हूं कि आपको कहानियां पसंद आई होंगी।